आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक लेकर हाजिर हूं हमारा ख़ास शो यंग आइकन। हमारे इस शो से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अपने इस शो में हम समाज की उन ख़ास शख्सियतों को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने मजबूत जज्बे से अपना नाम कमाया और दुनिया को कुछ करके दिखाया। एक ऐसी ही ख़ास शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। स्वाति जी, आपका हमारे शो में इस्तकबाल है, वेलकम है। धन्यवाद। स्वाति महेश्वरी जी इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। 18 साल के तजर्बे के साथ आप एडल्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। स्वाति जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्या बनना चाहती थीं और इस पेशे की तरफ कैसे आईं? बिल्कुल, देखिए, मैं यूपी लखनऊ की रहने वाली हूँ और मेरी पैदाइश आगरा की है। मेरे फादर जो थे वो आईआईटी इंजीनियर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरी मदर जो हैं वो पीएचडी हिस्ट्री हैं और मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर मैं बोलूँ तो मेरे नाना जी का था। वो एक आईएएस ऑफिसर थे और साथ ही में बाद में जज होकर रिटायर हुए और उनके साथ मेरा बहुत वक्त बीतता था और ऐसी स्थिति में जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, तो ज़्यादातर वक्त मैं उन्हीं के साथ बिताती थी। तो उन्होंने मुझे वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मदद करने में विश्वास करते थे और ख़ास तौर से ऐसे लोग जिन तक कोई नहीं पहुंचता है, जैसे कि स्टेशन पे पहले देखते थे कि लेप्रेसी के बहुत मरीज़ होते थे तो उनको कोई छूता भी नहीं था, उनको घृणा के साथ लोग देखते थे। तो ऐसे लोगों को नाना जी जो थे वो हमारे उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, उनको खाना देना और इन सब में मैं उनकी पूंछ की तरह साथ में रहती थी और ये सब चीज़ों को मैंने उनसे सीखा। और भी जो इस तरह के लोग होते थे, मज़लूम लोग जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, उनकी उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना कि किसको कपड़े की ज़रूरत है, किसको खाने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होते थे उनकी तरफ उनका ध्यान रहता था। वो कहते थे कि हम सूरज तो नहीं हो सकते लेकिन हम एक दिया बनकर अपने आसपास जितने लोग हैं उनके जीवन में ज़रूर खुशियाँ भर सकते हैं। और यहीं से जो है मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं कुछ ऐसी फील्ड में आऊँ जहाँ सेवा का एक बड़ा रोल हो। और मेरी माता का भी उसमें काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि जब 10th की परीक्षा पास करी तब एक ये कन्फ्यूजन था मार्क्स को देख करके कि क्या इंजीनियर बना जाए या डॉक्टर बना जाए, क्योंकि दोनों के ही सीन अच्छे दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में लेकिन फिर जो है यही निर्णय लिया कि डॉक्टरी करते हैं और उस तरफ आगे बढ़ते हैं और समाज की सेवा करते हैं। डॉक्टरी के लिए जब आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि नाना के साथ आप जुड़ी रही थी और शुरू से ही लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं, तो डॉक्टरी में भी आपने क्या कोई ख़ास फील्ड को चुना या इन जनरली ही आप बस ऐसे ही इस लाइन में आ गई? देखिए, डॉक्टरी में आने के बाद क्योंकि आप तरह तरह की डिफरेंट फील्ड से आपका एक्सपोजर होता है, क्योंकि आपको सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो है मेरा रुझान मेडिसिन की तरफ ज़्यादा हुआ और इसकी वजह से फिर मैंने एमडी मेडिसिन किया, यानी कि मैं एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनी। और ज़्यादातर जैसे देखिए इमरजेंसीज़ को हैंडल करना, आईसीयूज़ हैं, उसके अलावा ज़्यादातर जो आमूमन तौर पे बीमारियां होती हैं वो सब मेडिसिन के अंदर ही आती हैं, तो उन सब की तरफ जो है मेरा रुझान रहा। मुझे एक मौका लगा तो मैंने पीडियाट्रिक्स में भी जो है कुछ पढ़ाई कर ली, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मैंने एडल्ट मेडिसिन को ही ज़्यादा फॉलो किया है और उसी की तरफ लगातार प्रयास रहता है। एडल्ट मेडिसिन क्या है, मतलब हमारे व्यूवर्स को आप बताइए, क्योंकि अक्सर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं उनको ये नहीं पता होता है मेडिसिनल डॉक्टर हैं। तो मेडिसिनल डॉक्टर क्या होता है? मेडिसिन ये यूथ के लिए जो आप एडल्ट के लिए है, क्या है ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आसान भाषा में मैं बोलूँ तो जो जनरल फिजिशियन होते हैं, जिसको आप जानते हैं कि अगर बुखार हुआ, अगर जो है थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, ये तरह तरह के जो शुरुआती बीमारियां होती हैं वो सभी, चाहे पेट किसी भी ऑर्गन से जुड़ी हुई हो, दिमाग से लेकर के हमारे पैरों और पेटों तक, वो सब ज़्यादातर मेडिसिन के अंदर ही आती हैं। और फिर इनमें सुपर स्पेशलाइजेशन भी होता है, जैसे कि कोई जो है मस्तिष्क का डॉक्टर बन जाता है, कोई पेट का, कोई लंग्स का, ये सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन जो शुरुआती सारे मरीज़ होते हैं वो मेडिसिन के दायरे में ही आते हैं और वहीं पे उनका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर भी हैं और बात भी कुछ बीमारियों की चल रही है, मेरे कुछ एक सवाल आपसे ये भी हैं कि जाहिर सी बात है आज की तारीख़ में हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सोने जागने का शेड्यूल, खाने पीने का तरीका और ख़ासकर खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावटें हो रही हैं, उससे हर घर के अंदर कम से कम एक इंसान तो बीमार ही है। बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है
कि इंसान, क्योंकि आप डाइट का भी थोड़ा बता सकती हैं कि हम अपनी डाइट में किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें कि हम इन दवाइयों से बचें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अगर अब आप देखें रियाज़ जी, तो समय के साथ हमने क्या देखा है कि हम जो पुराने हमारे तौर तरीके थे खाने के, उनको हम बहुत पीछे कहीं छोड़ आए हैं। वो जी, हमें जी। दकियानूसी लगने लगे हैं, और जो नए तौर तरीके हैं उनको हमने अपना लिया है बिना सोचे समझे। और अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हीं के कारण जो है ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं वो हम देखते हैं। देखिए, अब अगर आप देखें तो जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग सोचते हैं कि ये जो खाने हैं जिनको तुरंत हम प्रयोग में ला सकते हैं, या जिनके लिए हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी तरफ जो है लोग ज़्यादा अब झुकने लग गए हैं। और उन्हें लगता है कि क्विक फूड या रेडी टू ईट फूड जो है ये हमारे लिए अच्छा सॉल्यूशन है। जबकि हम देख रहे हैं कि इन सब खानों में जो है ज़्यादातर केमिकल्स का भरपूर प्रयोग किया जाता है। वहीं अब आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स भी आई हैं कि किस तरह से हमारे खाने में माइक्रो प्लास्टिक भी जो है अच्छी मात्रा में मिलने लग गया है। और इसकी वजह से देखिए, पहले क्या होता था कि बीमारियां ज़्यादातर उम्र दराज लोगों को होती थी, और जी, ये लगता जी। था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो अब कुछ बीमारियां इंसान को हो सकती हैं। लेकिन अगर अब आप देखें तो नौजवान, यंग बच्चे भी अब हम देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। और इसीलिए ये हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है कि हम एक तो देखिए समय से खाना नहीं खाते हैं। अगर अब आप देखें तो खाने का रूटीन तो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है लोगों का। कोई समय से, जैसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता था, वो तो अब कोई करता नहीं है। जी, तो सब अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भूख लगती है उस हिसाब से खाना खाते हैं। दूसरा, खाने और सोने के बीच का जो गैप है वो भी अब ख़त्म हो चुका है। जी। तो लोग जो है खाना खाते ही या तो सो जाते हैं, या आप देखते हैं कि कोई सैर या कोई वॉक करना खाने के बाद, ये सब चीज़ें तो अब ख़त्म ही हो चुकी हैं। जी, जी। ज़्यादातर लोग टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। जी। और ये भी धीरे धीरे जो है हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, और इसकी वजह से हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो देखिए, पानी पीना जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अब बेशक, बेशक। इतनी ज़्यादा केमिकल्स जब शरीर के अंदर जा रहे हैं तो उनको डाइल्यूट करना, हमारे जो लिवर और किडनी जो डिटॉक्स करते हैं उन सब चीज़ों को, उनकी सेहत बरकरार रखना, यानी कि अगर आप पानी अच्छा पिएंगे तो वो भी अपना काम जो है काफ़ी अच्छी दुरुस्ती के साथ कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ों का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश करें कि जो ताज़े फल सब्जियां होते हैं, घर का बना खाना होता है, उसकी तरफ हमारा रुझान जो है वो ज़्यादा रहे, और उन चीज़ों को हम चुने जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। अभी आपने माइक्रो प्लास्टिक का ज़िक्र किया कि जी। हमारे खाने पीने में आजकल माइक्रो प्लास्टिक शामिल हो गई है, जिसको हम बड़े टेस्ट के साथ, मसालों के साथ, चाहे वो पैकिंग में हो या बिना पैकिंग के हों, थोड़ा-सा इस तरफ भी आप रोशनी डाल दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो पैकिंग में चीज़ें हैं, ख़ासकर बच्चों के जो बिल्कुल। बच्चों की जो चीज़ें आती हैं रैपर्स के अंदर, या एडल्ट्स भी हमारे अक्सर जो है रैपर की चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं ट्रैवल के टाइम, वर्क के टाइम या घर पे भी, तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए और इस रैपर के अंदर या उस पैकेट के अंदर जो एयर भरी हुई है वो कितनी नुकसानदेह है? देखिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अब माइक्रो प्लास्टिक जो है वो जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जो हम बोलते हैं कि नस के या जो खून की नली के अंदर जो धक्का जमता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जी। उसमें इतना ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। यानी कि माइक्रो प्लास्टिक की वजह से हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। तो ये जो हम अब खाना खाने लग गए हैं, जो हमारा पैकिंग का तरीका है खाने को और उसको बनाने का, उससे माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो बहुत आमूमन तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं वो है पानी की बोतल। और ये जो प्लास्टिक की बोतल है जिसमें आप पानी रख के पीते हैं, अपने गाड़ियों में लेके घूमते हैं, अपने वर्क प्लेस पर लेकर के जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर पहुंचाता है। तो इसका जो विकल्प है वो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप स्टील की बॉटल, एल्युमिनियम की बॉटल या किसी और धातु की जो बॉटल्स हैं उनका प्रयोग हम करें, लेकिन हम प्लास्टिक की बॉटल का प्रयोग जो है वो पूरी तरह से वर्जित करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आप ये चाय पीते हैं, इसमें जो टी बैग्स का इस्तेमाल होता है, इनमें भी लगभग एक चाय के प्याले में 1100 करोड़
माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो ये टी बैग्स होते हैं ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इन टी बैग से भी हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। हम कोशिश करें कि टी लीव्स का इस्तेमाल करें। तो ये जो सहूलियत के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं, वही देखिए स्ट्रॉ जो है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ, वो ज़्यादातर सभी बच्चे इस्तेमाल करते हैं और इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो ये जो चीज़ें हैं, और वहीं देखिए हम कोशिश कर सकते हैं कि खाने को प्लास्टिक में रैप करके नहीं रखें। कई बार लोग फ्रिज में जो खाना रखते हैं उसको प्लास्टिक में रैप करके रख देते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें। तो जितना आप कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी धातु की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उतना प्लास्टिक आपके लिए कम होगा। वहीं प्रोसेस फूड जो आप शेल्फ से उठा करके बाज़ार से ख़रीदते हैं, वहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें आमूमन तौर पे अपने आप ही प्लास्टिक जो है मिल जाता है खाने में। तो उसका सेवन ज़रूर कम करें। आपने जो है अपनी बातों में जिक्र किया प्लास्टिक की बोतल का, और ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी घर अब इससे बचा हो कि जिनके फ्रिज के अंदर, जिनकी टेबल के अंदर, जिनके सफ़र के दौरान या ऑफिसेज़ में प्लास्टिक की बोतल में वो पानी ना पी रहे हों या ना रख रहे हों। इस पे भी थोड़ा आप हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को बताइए कि ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल है इंसानी सेहत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये प्लास्टिक की बोतल हमें बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से हटा देनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कार के अंदर रख रहे हैं, फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, स्कूल के बैग में लेकर के जा रहे हैं, या अपने काम पर जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो प्लास्टिक की बोतल लेके जा रहे हैं, ये हर तरह से आपको वर्जित करने की ज़रूरत है। देखिए जब हम फ्रिज में रखते हैं तो भी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से और ज़्यादा प्लास्टिक पानी में आ जाता है। जब आप धूप में, गाड़ियों में छोड़ देते हैं अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स, वो भी आपके लिए जहर बन रही हैं। और वहीं आप जितना भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना प्लास्टिक आपके शरीर के अंदर जा रहा है। और ये समझना तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि अगर प्लास्टिक वातावरण में हज़ारों साल तक रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद वो जब तक हम जीवित हैं हमारे शरीर के अंदर रहता है। और ये माइक्रो प्लास्टिक, रियाज जी, हमारे बाल से भी 70 गुना छोटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में जा रहा है, लेकिन ये माइक्रो प्लास्टिक आपके डीएनए तक पहुंच जाता है, यानी कि आपके सेल के अंदर जो डीएनए है उस तक को परिवर्तित करने लगता है। और इसीलिए हम कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इस तरह तरह की बीमारियों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसलिए जितना हम माइक्रो प्लास्टिक अपने चारों तरफ कम करें, अपने खाने में कम करें, उतना हम ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। चलिए, सेहत से मुताल्लिक तो बहुत सारी बातें हो गई, अभी फिर इस बारे में आगे भी हम बात करेंगे अपने व्यूवर्स के लिए। आप मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से भी जुड़ी रही हैं, दिल्ली में बहुत अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़ी रही हैं। रहने वाली तो आप लखनऊ की हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आप मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से जुड़ी रही हैं। उस बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिनसे आप जुड़ी रहीं, और कोई ख़ास ऐसा हॉस्पिटल के जहां आपको सीखने का, सिखाने का, अवेयरनेस का ज़्यादा मौका मिला हो। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जितने भी नामी अस्पताल हैं उन सब से जुड़ने का मुझे मौका ज़िंदगी में मिला। चाहे हम जीबी पंत अस्पताल की बात करें, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, रॉकलैंड हॉस्पिटल, ये सभी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनसे, मोदी हॉस्पिटल साकेत का, इन सब से मेरा जुड़ाव रहा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा आपको मिलता है। और मैं ये बोलूँगी, हर मरीज़ जो आता है, जो आपके संपर्क में आता है, जिसका आप ट्रीटमेंट करते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए एज अ डॉक्टर भी आपको मिलता है। क्योंकि बीमारियां, देखिए नाम अगर ले तो शायद हम ले सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, और हर व्यक्ति में जो है बीमारी एक अलग रूप लेकर के आती है, उसके कई और पहलू होते हैं जो कि धीरे धीरे आप समय के साथ जब मरीज़ देखते हैं तो ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन ख़ास तौर से अगर मैं पंत हॉस्पिटल की बात करूँ, जैसे आपने कहा, वहाँ पूरे देश के दूर दूर से मरीज़ आते हैं, क्योंकि वो एक टर्शरी हॉस्पिटल है और मैं वहाँ न्यूरो और कार्डियो दोनों में ही काम करती थी। तो इस तरह के मरीज़ बहुत आते हैं जो कि हताश हो चुके होते हैं, जिन्हें कई सारे और अस्पतालों से जवाब दे दिया होता है, और फिर वो उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर हमारा इलाज होगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग बिल्कुल निराश और हताश हो चुके थे, उनको ठीक करके हम लोगों ने घर भेजा। और ये एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है डॉक्टर को कि जिन बीमारियों को आप समझते हैं कि लाइलाज है या इनमें ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता है, जब आप वहाँ परिवर्तन होते देखते हैं और मरीज़ों को ठीक होते देखते हैं, तो वो आपका बहुत हौसला अफजाई करता है और आपको एक हिम्मत आती है कि किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, हम उससे जूझ सकते हैं।
आपने अभी जीबी पंत का नाम लिया और मैंने अक्सर ये भी सुना है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ और आप दिल्ली में ही काम कर रही हैं, कि जीबी पंत का जो न्यूरो डिपार्टमेंट है जी, वो कहीं ना कहीं एम्स से भी ज़्यादा अच्छा है। और मेरा खुद ज़ाती तजर्बा भी है वालिद साहब की वजह से अपने, कि जी, वहाँ का जो न्यूरो डिपार्टमेंट है, ख़ासकर जिनको पैरालाइज अटैक आते हैं, उसमें यंग बुजुर्ग सभी बिल्कुल। होते हैं, वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। न्यूरो की अगर हम बात करें, पैरालाइज अटैक आने के सिम्टम्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए, कि जो फालिश का असर होता है उससे क्या पहले कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों को इस तरह के शुरुआती लक्षण होते हैं कि आपको घबराहट महसूस होती है, पेट में अजीब-सा एक फ़ीलिंग आती है या सर दर्द होता है कुछ लोगों को, उससे पहले धड़कन तेज़ हो जाती है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग एक अंदेशा-सा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से हरारत जैसे हम कहते हैं कि महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। जी। लेकिन ज़्यादातर लोगों में इससे पहले कुछ ख़ास जो है लक्षण नहीं होते हैं। हेडेक एक ज़रूर एक ऐसा लक्षण है जो कई लोगों में होता है कि सर दर्द होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये बहुत एकदम लाइटनिंग जैसे स्ट्राइक करती है, उसी सर तरह दर्द से सर पैरालिसिस दर्द जो है दिमाग सर के किसी खास हिस्से में होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे सर में जो है दर्द महसूस हो सकता है और ये एक अजीब-सा डल हेडेक होता है और कुछ लोगों में बड़ा सीवियर हेडेक भी होता है क्योंकि कई बार जो ब्रेन में हीमरेज होता है यानी कि जब खून की जो है नली फट जाती है दिमाग के अंदर, वो काफ़ी सीवियर हेडेक करती है, उसकी वजह से काफ़ी जो है ज़ोरों से सर में दर्द होता है। लेकिन जो हम ज़्यादातर पैरालिसिस के केसेस देखते हैं, उनमें खून ना पहुँचने की वजह से दिमाग में ज़्यादा पैरालिसिस होता है इसकी वजह से। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे कि अगर एक साइड का पैरालिसिस जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अचानक से एक साइड का जो हाथ है, पैर है और मुँह भी है, वो आपको टेढ़ा महसूस होगा और उसमें जो है जान नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जान नहीं है और कई बार आप देखेंगे कि आँखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं या जी, होंठ टेढ़े जी। हो जाते हैं, थूक निकलने लग जाता है मुँह से। इस तरह के लक्षण जो हैं कई बार देखने को मिल जाते हैं। अच्छा स्वाति जी, आपके काम का एक पहलू, आपकी एक ज़िंदगी का पहलू ये भी है कि आप समाज की भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए, सामाजिक कामों में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं अपने प्रोफ़ेशन से अलग, और कुछ एनजीओज़ से भी आप जुड़ी हैं। तो क्या है वो सब? जी, बिल्कुल देखिए, जब अस्पतालों में मरीज़ देखते थे तो लगता था कि क्या यही चारदीवारी तक हमारा जीवन है और यहीं तक हमारी रीच रहेगी। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि हमें गाँव तक और लोगों तक भी पहुँचना चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को लेकर के वहाँ तक भी जाना चाहिए क्योंकि अगर आप भारत की ही बात करें तो हमारे जो पेरिफेरी पे जो हमारे गाँव हैं ख़ास तौर से, वहाँ तक डॉक्टरों की सुविधाएँ उतनी अच्छी नहीं पहुँच बिल्कुल, पाती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये एक पहल शुरू करी कि जो एनजीओज़ हैं या कॉर्पोरेट्स हैं जो कि गाँव में काम करते हैं, उन लोगों के साथ मैं जुड़ूँ और गाँव तक पहुँचूँ। तो महाराष्ट्र के कई सारे गाँव हैं, ख़ास तौर से सतपुड़ा के जंगल के भी ट्राइबल एरियाज़ जी, हैं जी। जहाँ हम लोगों ने काम किया। वहीं कर्नाटका के गाँव में, उत्तर प्रदेश के कई सारे गाँव में, ख़ास तौर से कुपोषण को लेकर के और जो जन्मजात जो शिशु होते हैं, जो शिशु जिसका जन्म हुआ है उसकी जल्दी मृत्यु नहीं हो, महिला की जन्म देते वक्त मृत्यु नहीं हो, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो निकल कर के सामने आए और ये और भी ज़्यादा आपकी हौसला अफजाई कर देते हैं कि जो एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं और जिन लोगों तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में अगर आप बदलाव ला सकते हैं और उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, तो वो आपको और हिम्मत देता है कि आप आगे आगे बढ़ें और इस तरह के कार्य और करें। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रियाज जी मैं बोलूँगी वहाँ जी, पर होते हैं क्योंकि उन लोगों तक वो सुविधाएँ पहुँची नहीं होती हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या छोटी-छोटी चीज़ें जीवन में चेंज करने से वो बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। और कई बार गाँव में झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना या झाड़-फूँक कराना या इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान रहता है। तो उनको धीरे-धीरे ये समझाना कि इन चीज़ों से कैसे आप बाहर आएँ और कैसे जो है डेंजर साइंस पहचान करके आपको सही वक़्त पर अस्पताल तक पहुँचना है और उनको वो रास्ता भी दिखाना, मुझे लगता है उससे बहुत परिवर्तन आया है। और धीरे-धीरे गाँव में एक बहुत अच्छी बात है कि एक जने का भला करो तो वो दूसरों को भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और इससे मैंने देखा एक पूरा अच्छा-सा मूवमेंट बन जाता है और पूरे गाँव में परिवर्तन आता है। तो ये सारा मैकेनिज़्म कैसे बनता है? आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं और इतनी दूर-दराज़ के इलाकों में गाँव-गाँव तक जाकर आप पहुँचती हैं। किस तरह के एनजीओ से आप जुड़ी हैं? वो एनजीओ क्या हैं?
देखिए, जो एनजीओज़ होती हैं या कॉर्पोरेट्स होते हैं जो अपने सीएसआर के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन लोगों की अपनी एक टीम भी रहती है और जो है हम उस टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से उनको अपना प्रोग्राम जो है चलाना है, कैसे फ़ेज़ वाइज़ मैनर में कितने लोगों तक आपको पहुंचना है और उनको क्या जानकारियां देनी है। यहाँ तक कि हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं जिससे कि जो कि लोकल लैंग्वेज में होता है और उसके द्वारा भी हम गांव वालों तक पहुंचते हैं कि उनको हम वो जानकारियां दें कि किस तरह से बच्चे को खिलाना है, किस तरह से बच्चे के आपको पोषण का ध्यान रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात करें तो वो कितने समय से शुरू होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, बच्चे की किन बीमारियों में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कैसे कैसे बच्चे को आपको टीकाकरण के लिए ले जाना है, उनकी हाइट नापनी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारियाँ देते हैं वीडियोज़ के द्वारा भी, और जो हमारी टीम जाती है वो भी तरह तरह से ये जानकारियाँ, और वहीं महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो हैं वो किस तरह से अपना ध्यान रखें, क्या ट्रीटमेंट कराएं, उनको कौन से इंजेक्शंस लगवाने चाहिए, कैसे उनको अगर किस तरह के साइंस दिखे तो उन्हें अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। ये सभी इन्फॉर्मेशन हम उन्हें देते हैं और उनको जागरूक बनाते हैं और साथ ही उनका कनेक्शन भी करवाते हैं अस्पतालों से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएचसीज होती हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में एक हिचक रहती है, तो वो भी हम करवाते हैं ताकि ये जब अगर ऐसा कोई वक्त आए या कठिन समय आए तो वो तुरंत वहाँ तक पहुँचे और इसमें समय बर्बाद नहीं हो। जी। अच्छा स्वाति जी, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे जाके काम कर रही हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं तो आपको सैल्यूट करूँगा कि अपने काम के अलावा, क्योंकि ये उम्र आपकी ऐसी है, ये वक्त आपका ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला वक्त है और आपको ख़ुद अपने लिए वक्त नहीं मिलता होगा। यानी हालातों में भी इतने इंटीरियर इलाकों तक जाकर आप काम करती हैं, लोगों की मदद करते हैं। क्या दिल्ली में भी अवेयरनेस से मुताल्लिक कोई काम आप करती हैं? देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई बार फ्री कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उन तक ये जानकारियाँ पहुँचाई जाएँ। कैंप्स में कई सारे लोग आते हैं और उनको जानकारी वहीं मीडिया के माध्यम से भी मैं बोलूँगी कि बहुत कोशिश करी है तरह तरह से कि लोगों तक जो ज़रूरी बातें हैं वो पहुँचाई जाएँ। किस तरह से आप छोटी छोटी बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरह से आप आगे चलकर आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर रख सकते हैं, और जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ख़ास तौर से जो अमूमन तौर पर हम जीवन में देखते हैं, उन सभी के बारे में हम जो है जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास करते हैं। स्वाति जी, आप हमारे शो में आई, हमारे नाजरीन को अपने तजर्बों से आपने वाकिफ़ कराया। आपने ये भी बताया कि हम अपने खाने पीने में किन चीज़ों का ख़्याल रखें, और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है हमारे आज के इस एपिसोड का जो निचोड़ है, जो जुज़्व है, प्लास्टिक और ये जो जंक फूड होते हैं, इन सब चीज़ों से हमें बच के हम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं। आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, और मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी बातें और हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज़ मलिक को दीजिए इजाज़त। आदाब।